दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल की क्लास में? पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। 4 फीचर्स थे। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। 5 फिलोसफीज डिस्कस कर ली थी। आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देख लिया, और नहीं देखा तो कमेंट्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, पहले उस लेक्चर को देखो, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, देन इस क्लास पर आना। अब देखो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, मार्केटिंग के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो टोटल 12 फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को आपको सीक्वेंस में याद करना है, मतलब स्टोरी की तरह समझते जाओ, एक के बाद एक फंक्शन, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं मार्केटिंग के अंदर। डिटेल में पढ़ाऊंगी विद एग्जांपल्स। लास्ट में सारे फंक्शंस पॉइंट्स मुझे कमेंट्स में लिख देना, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। शुरू करें। देखो सबसे पहला काम क्या होता है मार्केटिंग के अंदर? सबसे पहला काम है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। इसी को हम मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं, याद रखना। सबसे पहला काम क्या है? मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना और उससे कंक्लूजन्स निकालना। इसका मतलब क्या है मैम? देखो मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का मतलब है सबसे पहले ये देखना कि यार हमारे कस्टमर की क्या नीड्स है। कल पढ़ा था ना, हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स है, हमारे कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। ठीक है भाई, इस चीज की जरूरत है। खुद का भी पता लगाना, यार हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन सी सर्विस दे सकते हैं। जैसे मैंने मेरी स्ट्रेंथ पहचानी कि मैं बच्चों को पढ़ा अच्छा सकती हूँ, तो खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना, देखना हमारे आसपास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। यार ये प्रोडक्ट, कस्टमर को इस प्रोडक्ट की जरूरत है और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं बना रहा, क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊं, मैं पहल करूं। तो पूरे मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना कि कस्टमर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन से गुड्स और सर्विसेज चाहिए, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स उस प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। क्या पता कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका रॉ मटेरियल ही इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ये वीकनेस है ना यार, मैं उस चीज को बनाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगी। तो हर चीज को अच्छे से एनालाइज करना, प्रॉपर रिसर्च करना किसमें आता है? मार्केटिंग के अंदर आता है। दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहला काम ही क्या है? कस्टमर की जरूरतों को पहचानना, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहचानना। मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द मार्केट परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। देखो सबसे पहले क्या करा जाता है? कस्टमर की नीड्स को पहचाना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और इसके लिए जो मार्केटर है, जो भी सेलर है, जो भी प्रोड्यूसर वगैरह है, वो एक एनालिसिस करता है, जिस एनालिसिस का नाम होता है स्वॉट एनालिसिस। अब देखो स्वॉट का मतलब है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर हम कौन सी सर्विस दे सकते हैं। जैसे मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, कोई और होगा कि किसी प्रोडक्ट में उसे स्पेशलाइजेशन है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, वो उस प्रोडक्ट को बना सकता है। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी कमी क्या है। हो सकता है मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूं उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ही नहीं है, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, ये मेरी वीकनेस हो गई। हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से मौके अवेलेबल हैं। यार कस्टमर को इस चीज की जरूरत है, कस्टमर की ये नीड और वांट है, और ये चीज मार्केट में कोई भी कस्टमर को नहीं दे रहा, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्यों ना मैं पहल करूं, ये मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी है। और जैसे अपॉर्चुनिटी होती है वैसे थ्रेट भी होते हैं कि हमारे सामने कल को कौन सी नेगेटिव चीज हो सकती है, उसे भी अच्छे से एनालाइज करना कि यार ये नेगेटिव हमारे साथ में हो सकता है, उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहना। दिस इज स्वॉट एनालिसिस। क्या होता है? स्ट्रेंथ को पहचानना, वीकनेस को पहचानना, अपॉर्चुनिटीज को देखना, और हमारे सामने कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी नेगेटिव चीजें कल को हमारे साथ में हो सकती हैं। सब कुछ किसके अंदर आता है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कंपनीज क्या करती है? कई बार इंटरनेट साइट्स का यूज करती है। कंपनीज को जानना है कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, इस तरह से यूट्यूब पर भी सर्वे आता है ना। जैसे ये सर्वे है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको लैपटॉप खरीदना है तो आप कौन सी ब्रांड का लैपटॉप लोगे, डेल का लोगे, एचपी का लोगे, लिनोवो का लोगे, आसूस का लोगे, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के सर्वेस क्यों है? देखा जा रहा है कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या वांट्स है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है। लिपस्टिक के लिए बहुत बार आता है कि आपको लिपस्टिक कौन सी पसंद है, ग्लॉस में पसंद है, मैट में पसंद है, या फिर अलग अलग तरह की
की आती है, मुझे नाम नहीं पता, क्रेयॉन वाली पसंद है, कौन कौन से तरह की पसंद है। तो इस तरह से इंटरनेट साइट्स को यूज करके कस्टमर की नीड्स का पता लगाया जाता है। एसएमएस भेज के भी कस्टमर की नीड्स का पता लगाया जाता है। इवन कंपनीज क्या करती है, अपने बंदों को, अपने सेल्समैन को भी घर घर भेजती हैं, डोर टू डोर भेजती हैं। वो बंदा आके सर्वे करता है, आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हो, इस फेस वॉश में आपको क्या अच्छा लगता है, इस फेस वॉश में क्या कमी है, इसकी क्या प्राइस है। ये क्या है, मार्केट को पहचानना, कस्टमर की नीड्स के बारे में जानना। ठीक है भाई, ये काम हो गया। सेकंड फंक्शन आता है मार्केट प्लानिंग। अब हम लोगों ने मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर ली, अब हम मार्केट से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग मतलब हम देखेंगे यार हमें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम क्या स्टेप्स लेंगे, रॉ मटेरियल इंक्रीज करें, एक्स्ट्रा मशीनरी खरीदे और ज्यादा लेबर हायर करें, हमारी टीम को और एक्सपैंड करें, क्या हम करें, हमें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। अगर हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स को हम यूज करेंगे। कस्टमर को फ्री सैंपल्स ऑफर करें, क्रीम बेच रहे हैं, अब मान लो हम हमारा जो फेस वॉश है वो एज अ फ्री सैंपल हम लोगों ने कस्टमर्स को ऑफर कर दिया, कस्टमर्स को डिस्काउंट दें, कस्टमर्स को कैशबैक दें, क्या दें। तो वही है, ये मार्केट प्लानिंग है। देखना यार हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। मार्केट में मान लो हमारा शेयर है 14%, हम चाहते हैं मार्केट के अंदर हमारा शेयर इंक्रीज होकर 25% हो जाए। तो वो कैसे इंक्रीज होगा, हमारी सेल्स को बढ़ा के। सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री सैंपल्स ऑफर कर सकते हैं, कैशबैक की फैसिलिटी दे सकते हैं, लॉटरी सिस्टम हो गया, घर घर जाके बेच सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। ये सब चीजें सोचना किस में आता है, मार्केट प्लानिंग में आता है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। ठीक है भाई, मार्केट से रिलेटेड सारी प्लानिंग कर ली। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, और फिर बाद में प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, लोग उस प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं, धीरे धीरे हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट भी तो करते हैं उसका, और डेवलपमेंट भी तो करते हैं। iPhone 13, देन 14, 15, अब मुझे सीरीज तो सारी नहीं पता, तो इस तरह से आते रहता है ना, डेवलपमेंट होता रहता है। तो प्रोडक्ट डिजाइन करना, हमारे प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे होगी, और धीरे धीरे प्रोडक्ट के अंदर और इंप्रूवमेंट करना और उसके अंदर डेवलपमेंट करना। हम लोग सारे डिसीजंस लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा होगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कैसा रॉ मटेरियल यूज में लेंगे, हम किस तरह की टेक्नोलॉजी, कैसी मशीनरीज यूज में लेंगे। सब किस में आता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आता है। हमें गाड़ी बनानी है तो गाड़ी का कैसी शेप होगी, गाड़ी की शेप कैसी होगी, गाड़ी का साइज कैसा होगा, गाड़ी आगे से कैसी दिखेगी, पीछे से कैसी दिखेगी, साइडों से कैसी दिखेगी, कैसा गाड़ी का डिजाइन होगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, जो रैपर होता है, जिस कार्टन में हम हमारे प्रोडक्ट को पैक करेंगे उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, मॉडल कौन सा होगा हमारे प्रोडक्ट का, सब कुछ किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर। तो बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट को डिजाइन करा जाता है। सारी चीजें सोची जाती हैं कि यार ये मोबाइल फोन हम लॉन्च कर रहे हैं तो इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल होगा, इसका बैटरी कितना बैकअप देगी, इसके अंदर कितनी मेमोरी होगी, इसका साइज क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से कलर्स होंगे, किस तरह की इसकी स्क्रीन होगी, सब कुछ सोचा जाता है। और ये भी सोचा जाता है कि यार हम हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेटर कैसे बना सकते हैं। हो सकता है ना यार, जो चीज मैं बेच रही हूँ मार्केट में वो कोई दूसरा भी बेच रहा हो, तो आप मुझसे ना खरीद के उससे भी तो खरीद सकते हो, मुझसे ही क्यों खरीदोगे। तो मैं ये भी सोचूंगी यार मैं मेरे प्रोडक्ट को मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेटर कैसे बना सकती हूँ। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। दो अलग अलग बातें हैं, स्टैंडर्डाइजेशन अलग होता है, ग्रेडिंग अलग होता है। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फोन की बात करते हैं, सपोज iPhone 15 की हम बात करते हैं। अब iPhone 15 मैं यहाँ पर बैंगलोर में बैठी हूँ, चाहे मैं बैंगलोर से परचेज करूँ, चाहे आप जयपुर से परचेज करो, चाहे कोई दिल्ली से परचेज करे, चाहे कोई पंजाब से परचेज करे, iPhone 15 है, सबका iPhone 15 सेम कलर का, तो सबका सेम आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना मेरा बैंगलोर में अलग आएगा, आपका जयपुर में अलग आएगा, पंजाब वाले का अलग आएगा, दिल्ली वाले का अलग आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग सेम मॉडल ले रहे हैं, सेम कलर ले रहे हैं, तो हम सबका सेम होगा। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। आपको एक पर्टिकुलर क्रीम लाने गए हो, आप पॉन्ड्स की क्रीम लाने गए हो, सपोज वो क्रीम 50 रुपीज की है। अब 50 रुपीज की पॉन्ड्स की वो सेम क्रीम मेरे यहाँ पर भी वैसी आएगी, आपके यहाँ पर भी वैसी आएगी, किसी और के यहाँ पर जो पंजाब में बैठा है या फिर दूसरी कंट्री में बैठा है उसके यहाँ पर भी वो वैसी ही आएगी। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सेम तरह का रॉ मटेरियल यूज करा गया है, सेम तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, सेम तरह की मशीनरी यूज करी गई है, सेम तरह की पैकेज
पैकेजिंग है, सब कुछ सेम है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना, कि वो जो पर्टिकुलर प्राइस पर जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी पर्टिकुलर रेंज का प्रोडक्ट है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे कस्टमर कहीं से भी खरीदे, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से, जयपुर से, कहीं से भी खरीदे, सबके लिए वो प्रोडक्ट एकदम सेम होगा। और इसी से कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्वालिटी को लेकर अश्योर्ड रहेंगे, क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, उनके अंदर एक विश्वास रहेगा, हमारे कस्टमर्स कंसिस्टेंट रहेंगे, वही चीज बार बार खरीदेंगे। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? और एक होता है ग्रेडिंग। देखो, ये जो ग्रेडिंग होता है ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जब हम प्रोडक्ट को ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्रोडक्ट को ग्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके क्वालिटी के बेसिस पर, कि ये ए ग्रेड है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के राइस हैं, ये बी ग्रेड है, ये थोड़े से लो क्वालिटी वाले राइस हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा कम पैसा देना, ये सी ग्रेड है, उससे भी लो क्वालिटी वाले राइस हैं, इसके लिए आप और कम देना। तो यहां पर हम लोगों ने प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पर ग्रेड्स में बांट दिया, ये सबसे अच्छा गेहूं, ये उससे कम क्वालिटी वाला गेहूं, ये उससे भी कम क्वालिटी वाला गेहूं। चावल के साथ में होता है ना बासमती राइस, ये खिचड़ी वाले टुकड़ी वाले चावल और सस्ते, इस तरह से डोसा वाले चावल और सस्ते। दिस इज ग्रेडिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, मतलब सेम टू सेम नहीं है। वहीं स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलर चीज सेम टू सेम है, इसके पास में भी सेम है, इसके पास में भी सेम है, मार्केट में हर जगह पर वो चीज, अगर सेम मॉडल है, सेम रेंज का प्रोडक्ट है, हर जगह पर सेम होगा। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखो, जब हम ग्रेडिंग यानी कि प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं, क्वालिटी के बेसिस पर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, साइज के बेसिस पर भी कर सकते हैं। पाव भर की थैली अलग है चावल की, 1 किलो की अलग है, आधे किलो की अलग है, 5 किलो का कट्टा अलग है, 10 किलो का कट्टा अलग है, 20 किलो का कट्टा अलग है। तो हम क्वालिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। समझ में आया? 4 चीजें याद हुई। पहला क्या था? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन यानी कि मार्केट रिसर्च। फिर हम लोगों ने मार्केट से रिलेटेड प्लानिंग करी कि इस चीज को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। फिर हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। जैसे मैकबुक की अगर हम बात करें, मैकबुक एयर है, फिर M2 आ जाता है, अलग अलग प्रोसेसर वाले आ गए, M2 प्रो आ गया, तो हम धीरे धीरे प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पर वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, सेम तरह का रॉ मटेरियल, सेम क्वालिटी। ग्रेडिंग मतलब जब हम प्रोडक्ट को क्वालिटी और साइज के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज ग्रेडिंग। अगला काम आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रोडक्ट का कंटेनर है, जो भी हमारे प्रोडक्ट का कंटेनर है, चाहे वो पैकेट हो, जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट होते हैं, रैपर्स होते हैं, चाहे वो कार्टन हो, वो किस तरह का होगा, उसकी पैकेजिंग किस तरह की होगी। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी ना, उतने ही कस्टमर्स उस चीज के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। और इसीलिए हम पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट सेल्समैन। कई बार होता है ना, किसी चीज की पैकेजिंग ही इतनी ब्यूटीफुल होती है, चाहे अंदर हमें पता ही नहीं है क्या है कैसा है, हम पैकेजिंग देखकर उस चीज को खरीद लेते हैं। तो पैकेजिंग क्या है? एक साइलेंट सेल्समैन है, चुप रह के भी पैकेजिंग उस प्रोडक्ट को बेच रही है, पैकेजिंग उस प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प कर रही है। स्पेशली ऐसा बच्चों के प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। जैसे आप किंडर जॉय की बात करो, अब किंडर जॉय में जो अंदर है, मतलब जरूरी नहीं है वो इतना कोई खास हो, उससे टेस्टी भी मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह हैं, बट उसकी पैकेजिंग ही इतनी शानदार है और अंदर एक वो खिलौना और निकलता है। और आजकल तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, गर्ल्स के लिए पिंक कलर, बॉयज के लिए ब्लू कलर, तो उसकी पैकेजिंग ही इतनी अट्रैक्टिव है कि बच्चा देखते ही जिद करेगा, मम्मा चाहिए, पापा चाहिए ही। दिस इज पैकेजिंग। या फिर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, तो अंदर स्टेशनरी पेंसिल इरेजर का हमें पता नहीं है कैसी है, लेकिन पैकेजिंग इतनी शानदार होगी कि बच्चा देखते ही जिद करेगा। दिस इज पैकेजिंग, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका पैकेट, उसका रैपर, उसका कार्टन कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी। और पैकेजिंग के ऊपर, इस रैपर के ऊपर जितनी भी लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है ना, जितना भी कुछ लिखा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग हमें बताता है कि प्रोडक्ट कितने का है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और सारे टैक्सेस वगैरह के बारे में लिखा हुआ होता है। कस्टमर केयर का नंबर भी होता है। खाने पीने की चीज है, जिस तरह से ये शायद बिस्किट्स वगैरह का डिब्बा है, खाने पीने की अगर चीज है तो उस पर सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ होता है। वीट कितना है, इसमें मैदा कितना है, सारा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं कि कितनी कैलोरीज है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने प्रोटीन है, सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो लेबलिंग मतलब पैकेजिंग के ऊपर जो रिटन कंटेंट होता है, कपड़ों वगैरह के ऊपर टैग लगा हुआ होता है कि किस तरह से वॉश करना है, क्या प्राइस है, वैसे ही ये जितना भी रिटन कंटेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। इससे कस्टमर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस वगैरह सारी चीजों की। क्लियर हो गया?
फिर अगला काम आता है ब्रांडिंग। अब हम सोचते हैं कि यार हमें हमारे प्रोडक्ट को स्पेशल नाम देना है क्या। सपोज आपने मान लो कोई साबुन बनाया है, आपने कोई साबुन मैन्युफैक्चर करा है। अब आप उसे दो तरीके से बेच सकते हो। एक तो आप उसे साबुन के नाम पर बेच दो कि साबुन है, साबुन क्या है, सिंपल आप बोल रहे हो बस ये साबुन है। और एक आपने साबुन को नाम दे दिया कि ये लक्स है, ये पियर्स है, ये डव है, ये नंबर 1 है। ये क्या है, ब्रांड नेम है। यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक होता है जेनेरिक नेम। क्या होता है, जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम से हम उस प्रोडक्ट की पूरी क्लास को बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन तो कोई सा भी हो सकता है बेटा जी, या नहीं हो सकता। तो मोबाइल फोन क्या है, जेनेरिक नेम है। लेकिन जब मैं मोबाइल फोन के ब्रांड की बात करती हूँ, कंपनी की बात करती हूँ, कि वो मोबाइल फोन एप्पल का भी हो सकता है, वो जो मोबाइल फोन है वो सैमसंग का भी हो सकता है, वो मोबाइल फोन नोकिया का भी हो सकता है, वो एमआई का भी हो सकता है। तो ये एप्पल, सैमसंग, नोकिया, एमआई क्या है, ब्रांड नेम है। मोबाइल फोन जेनेरिक नेम है, हर फोन को हम मोबाइल फोन बोलेंगे चाहे वो कोई सी भी ब्रांड का हो। और जब उसी मोबाइल फोन को एक ब्रांड का नाम मिल जाता है, एक स्पेशल नाम मिल जाता है ना, उसे हम ब्रांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोप, तो सोप क्या है, जेनेरिक नेम है। अब आप प्रोडक्ट को सिंपल सोप के नाम पर भी बेच सकते हो। और जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सोप को एक स्पेशल नाम दे दो, फॉर एग्जांपल लक्स आपने नाम दे दिया, नंबर 1 आपने नाम दे दिया, डव आपने नाम दे दिया, ये क्या है, ब्रांड नेम है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देना। और यहाँ पर कंपनीज यही डिसाइड करती हैं कि वो प्रोडक्ट को कंपनी के नाम पर बेचेंगी, मोबाइल फोन के नाम पर बेच दिया, सोप के नाम पर बेच दिया, डिटर्जेंट के नाम पर बेच दिया, वॉशिंग सोप के नाम पर बेच दिया, किसी भी चीज के नाम पे, टूथपेस्ट के नाम पे बेच दिया, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देंगी। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट क्या है, जेनेरिक नेम है, लेकिन कोलगेट क्या है, ब्रांड है। मैंने बोला वॉशिंग पाउडर क्या है, जेनेरिक नेम है, लेकिन सर्फ एक्सेल हो गया, टाइड हो गया, एरियल हो गया, ये क्या है, ब्रांड नेम है। और ये क्या होता है, डिश वॉशर क्या है, हमारा जेनेरिक नेम है, लेकिन विम क्या है, ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक भी हो, सबसे अलग हो, और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सामने वाला उसे प्रोनाउंस तो कर सके। मुझे इस बात से ना इंसिडेंट याद आता है। हम लोग है ना हमारी दादी जी को बोलते हैं कि माँ शैम्पू ला दो, एकदम से इमरजेंसी होती है ना, कभी कभी सुबह चाहिए माँ शैम्पू ला दो। तो शी इज़ लाइक कि भाई क्लिनिक प्लस अगर लानो छे तो मैं ला दूली, मैंने नाम लेनो आए छे। बट हम लोग अगर कोई स्पेशल नाम उन्हें बता देना कि ट्रेसे में लेना है या फिर लॉरियल लेना है, तो बोलती ये नाम मैं नहीं लूँगी, मुझे इस नाम को लेने में शर्म आती है। तो वही ये ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक भी हो और प्रोनाउंस करने में भी आसान हो, कि जो कस्टमर है वो ईजिली प्रोनाउंस कर पाए, प्रोनाउंस करने में वो हेजिटेट ना करे, उसे शर्म ना आए। समझ में आया ब्रांड। अब जैसे हम लोग कुछ ब्रांड्स तो इतने फेमस हो जाते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट नहीं बोलते, टूथपेस्ट की बजाय हम डायरेक्ट बोलते हैं कोलगेट दे दो। चाहे कोलगेट बोल के हम पेप्सोडेंट लेकर आए, दंत क्रांति लेकर आए, पतंजलि का लेकर आए, कोई सा भी लेकर आए, लेकिन हम टूथपेस्ट नहीं बोलते। टूथपेस्ट की जगह हम क्या बोल रहे हैं, कोलगेट बोल रहे हैं। हम चाहे कोई सा भी डिश वॉशर लेकर आए, लेकिन सामने वाले जब को जाके ये नहीं बोलते भैया डिश वॉशर देना, हम बोलते भैया विम देना। मतलब किसी चीज की तो ब्रांड ही इतनी फेमस हो जाती है कि हम ये भूल ही जाते हैं उसका जेनेरिक नेम क्या था। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल हम कभी भी ये नहीं बोलते वॉशिंग पाउडर देना, डिटर्जेंट देना, हम हमेशा ये बोलते हैं भैया सर्फ देना। और सर्फ के आगे हम लगाते हैं सर्फ देना एरियल, सर्फ देना टाइड। तो कोई तो ब्रांड ही इतनी फेमस हो गई कि हम उसका जेनेरिक नाम ही भूल गए, हम उसे उसके ब्रांड के नाम से जानते हैं। समझ में आया। दिस इज ब्रांडिंग। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब भाई हमें पता है जो कस्टमर होता है वो कौन होता है, मार्केट का किंग पिन होता है, वो मार्केट का राजा होता है। हमें हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हर बिजनेस का मेन मोटो होता है। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, कल भी बताया था, खुद भी बार बार आएगा आपकी दुकान पर, 10 बार आएगा, मम्मी को भी लेकर आएगा, फ्रेंड्स को भी लेकर आएगा, हर किसी को आपकी दुकान के बारे में बताएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन है। इसके लिए हम जब अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच भी देते हैं, उसके बाद में भी हम कस्टमर को क्या देते हैं, बहुत सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह हमें रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, बेचने के बाद की सर्विसेज है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, हमें रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी मिलती है। कई बार मान लो हमारा प्रोडक्ट गड़बड़ आ गया, जैसे मैंने अभी एक ड्रेस ऑर्डर करी थी, पिंक कलर की मंगाई थी, येलो कलर की आ गई, तो हमारे पास में फैसिलिटी है ना कि यार रिटर्न हो जाए या फिर हमें रिफंड वगैरह हो जाए, सारी की सारी चीजें। इस तरह की
फैसिलिटीज होती है, हमारा फीडबैक लिया जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो आप, एसी वगैरह, तो फैसिलिटी देते हो ना कि आपका एक बंदा जाएगा और कस्टमर के घर पर जाके उस चीज को इंस्टॉल करके आएगा, फिक्स वगैरह करके आएगा, इस तरह का ही होता है। या फिर मान लो कल को आपके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ आ गई तो एक बंदा आता है ना सर्विस सेंटर से और हमारी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, हमारी कंप्लेंट्स को सुना जाता है, कस्टमर केयर हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो वही है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, जैसे ये बंदा एसी को रिपेयर करने आता है, अलग अलग तरह की मेंटेनेंस सर्विसेज देना, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, उसे अलग अलग तरह की टेक्निकल सर्विसेज देना, रिप्लेसमेंट, रिफंड, ये रिटर्न वगैरह, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आता है, बेचने के बाद की भी सर्विसेज। उसके बाद में अगला काम क्या है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये डिसाइड करना कि हम हमारे प्रोडक्ट को किस प्राइस पर बेचेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने हल्का सा भी प्राइस में चेंज करा, आपने अपने प्रोडक्ट की हल्की सी भी प्राइस इंक्रीज करी, तो कस्टमर प्राइस के मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, वो तुरंत आपके कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आया? आपने प्राइस को हल्का सा भी इंक्रीज करा, 5-7 रुपए भी इंक्रीज करा, कस्टमर बहुत समझदार है, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास में शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डाउन जाएगा। तो प्राइस सोच समझ के हमें डिसाइड करनी पड़ती है, और जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तब हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। भाई खुद की कॉस्ट 10 रुपए की आ रही है तो प्रोडक्ट को हम 8 में थोड़ी ना बेचेंगे। खुद की कॉस्ट अगर 10 रुपए आ रही है तो कम से कम 12-13 में तो बेचेंगे, 2 रुपए 3 रुपए का तो प्रॉफिट कमाएंगे ना। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, बुरी क्वालिटी का है, खराब प्राइस में बेचेंगे। कॉम्पिटिशन देखेंगे, मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना है, हमारा कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। मार्केट उठता हुआ है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, हम प्राइस बढ़ा सकते हैं। मार्केट गिरा हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ऐसे में आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लोग आपके कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही है, बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। कॉस्ट, कॉम्पिटिशन, मार्केट की कंडीशन कैसी है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सब चीजें दिमाग में रख के हम लोग हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर आता है प्रमोशन एंड सेलिंग। आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है, अब आप अपने प्रोडक्ट का क्या करोगे? प्रमोशन करोगे, बड़ा चढ़ा के कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। प्रमोशन क्या है? कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना आपके प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, आपके प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है। ये क्या है? अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बताना। आपके में नहीं है, हम आपको लौंग दे रहे हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, हम आपको नमक भी दे रहे हैं। ये क्या है? अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रमोशन करना। प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से भी हो सकता है, या फिर आप सेल दे दो, डिस्काउंट ऑफर कर दो, सैंपल्स ऑफर कर दो। मान लो मार्केट में आपकी क्रीम है और अब आप क्रीम के साथ में फेस वॉश भी लॉन्च कर रहे हो, तो जब कस्टमर क्रीम खरीदने आ रहा है ना, तो क्रीम के साथ में आप फेस वॉश उसे फ्री सैंपल के तौर पर ऑफर कर रहे हो कि एक बार टेस्ट तो करे कस्टमर, एक बार चेक तो करे प्रोडक्ट कैसा है, टेस्ट तो कर ले इसे, अगर उसे फेस वॉश पसंद आएगा फिर हम फेस वॉश को भी अच्छे से लॉन्च कर देंगे। तो कस्टमर को फ्री सैंपल्स ऑफर करना, पर्सनल सेलिंग करना। अरे भाभी जी लो, आपके लिए बना, ये कलर आप पे अच्छा नहीं लगेगा, किस पे अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये साड़ी, तो आप मेरे कहने पर ले लो। ये क्या है? पर्सनल सेलिंग है। तो प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, बड़ा चढ़ा के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो, और फिर हम हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? अल्टीमेटली सेल करते हैं। फिर आता है भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चैनल्स डिसाइड करते हैं। अब देखो चैनल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। ये यहाँ पर नहीं पढ़ना, आगे चल के पढ़ेंगे। ये मैन्युफैक्चरर है, जब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करे, फैक्ट्री से जब डायरेक्टली प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, कस्टमर तक पहुंचे, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, बीच के कोई बंदे नहीं है। जब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट किसके पास में जाए? कस्टमर के पास में जाए, दैट इज डायरेक्ट चैनल। या फिर ये सोचना हम इनडायरेक्ट चैनल यूज करें। इनडायरेक्ट चैनल मतलब प्रोड्यूसर से सामान जाएगा एजेंट के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर सामान बेचेगा होलसेलर को, बल्क के अंदर बहुत सारा, होलसेलर सामान बेचेगा रिटेलर को। रिटेलर कौन है? जो हमारे घर के आसपास वाली शॉप है वो रिटेलर है। और फिर रिटेलर सामान किसे बेचेगा? हम लोगों को बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा, दैट इज इनडायरेक्ट चैनल। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही डिसाइड करते हैं कि यार हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना है, हमें डायरेक्ट चैनल यूज करना है, इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है। इनडायरेक्ट में हम एजेंट को यूज करें या ना करें, ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को दे, रिटेलर कस्टमर को। तो सारी चीजें सोचना कि हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ये किस में आता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में।
उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अब भाई प्रोडक्ट बना एक जगह है, चाय जो है वो बेसिकली आसाम के अंदर उगती है, लेकिन चाय का कंजम्पशन तो कंट्री के हर एक कॉर्नर के अंदर हो रहा है। ऊपर कश्मीर में भी हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, नीचे यहाँ पर बैंगलोर में, कर्नाटका के अंदर, पूरे के अंदर ही हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है, हर तरफ हो रहा है ना। तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? प्रोडक्शन की जगह अलग होती है, कंजम्पशन की जगह अलग होती है। किस तरह से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करा जाएगा? प्रोडक्ट जो है वो रोडवेज के थ्रू जाएगा, ट्रक्स के थ्रू जाएगा, ट्रेन के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा? या फिर जो प्रोडक्ट है वो वाटरवेज के थ्रू जाएगा, एयरवेज के थ्रू जाएगा। किस तरह से हमें हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है, ये किस में आता है? ट्रांसपोर्टेशन में। और लास्ट होता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। इसका मतलब है प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्शन हो गया। क्या ऐसा होता है प्रोडक्शन होते ही जो हमारा कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीद ले? प्रोडक्शन होते ही कंजम्पशन नहीं होता। हम लोगों ने माल बनाया है, प्रोडक्शन करा है, प्रोडक्शन होते ही हमारा सामान बिक थोड़ी ना जाता है। हो सकता है सामने वाला 3 महीने बाद में खरीदे, 4 महीने बाद में खरीदे, 5 महीने बाद में खरीदे, डिमांड कभी भी आ सकती है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, कुछ महीनों का गैप होता है। और ऐसे में प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेफ रखे, इंसेक्ट से अपने प्रोडक्ट को बचाए, मॉइस्चर से। हल्का सा भी अगर मॉइस्चर लग गया, बारिश वगैरह, या फिर हल्का सा भी मॉइस्चर लग गया, फंगस आने के चांसेस होते हैं। चोरों से बचाए, चूहे वगैरह से बचाए। इसके लिए जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो खुद के वेयर हाउसेस में इन प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। इस तरह से कार्टन्स के अंदर, वेयर हाउसेस मतलब खुद के गोदाम वगैरह के अंदर रख सकते हैं, गोडाउन बोलते हैं ना, उसमें रख सकते हैं। तो खुद के भी वेयर हाउसेस हो सकते हैं। कई बार सरकार भी बहुत सारे वेयर हाउसेस प्रोवाइड कराती है, पब्लिक वेयर हाउसेस भी होते हैं, उनके अंदर भी प्रोडक्ट को सेफ रखा जा सकता है, इंसेक्ट से बचाने के लिए, मॉइस्चर, चोरों से, चूहे वगैरह से बचाने के लिए। दिस इज स्टोरेज एंड वेयर हाउस। तो ये हो गए हमारे 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। और अगर लगता है यार मैम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही है, लेक्चर यूजफुल है, तो यार एक लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करो। अब आप लोगों का काम क्या है, इन 12 के 12 फंक्शंस को आपको मुझे कमेंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है? तो कल मिलते हैं। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।